तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो मैंने आपको एक पूरा टेबल बना के दिया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वन इज वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर भी मैंने आपसे कहा होगा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज आयनिक बॉन्ड, वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में मैंने कहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो कुल मिला के ये जो 6 टाइप के बॉन्ड है, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और फिर विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। तो फिर उसका एक नियम होता है, उसके तहत हम लोग वो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आप हेडिंग डालें, पहला आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। ये पहला बॉन्ड है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द बॉन्ड फॉर्म as a result of the bond formed as a result of electrostatic force of attraction, the bond formed by the help of electrostatic force of attraction which holds oppositely charged ion, which holds oppositely charged ions, that is positively charged cation and negatively charged anion, that is positively charged cation and negatively charged anion is called electrovalent bond, is called electrovalent bond। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसी को हम लोग कहते हैं, जिसका 2 एग्जांपल मैंने आपको कराया होगा, एक MgCl2 का और एक NaCl का, और दोनों का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बनाया होगा। मैं वापस एक बार Na का स्ट्रक्चर बना देता हूं, NaCl का, और वो कौन सा फोर्स है जो इनके बीच में काम कर रहा है उसको जरा एक बार ध्यान से देखते हैं। दिस इज सोडियम का स्ट्रक्चर, जहां पर इस प्रकार से आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, और ये थर्ड शेल जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली जो क्लोरीन है उसके अंदर इस प्रकार से अलग अलग शेल्स में अलग अलग एटम प्रिवेल करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो इन सोडियम प्लस और Cl माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर है। इस फोर्स से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये उसके नीचे एग्जैक्टली ऐसा ही बना लीजिए, एंड देन हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसको जल्दी से बनाएं उसके नीचे। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो आपस में एक दूसरे को, और याद रखिएगा ये दोनों जो बॉन्ड बन रहे हैं ये आपस में ओवरलैपिंग भी होते हैं, क्योंकि इसका भी क्या होता है, अपना एक बॉन्ड लेंथ होता है, इसका अपना भी क्या होता है, एक बॉन्ड लेंथ होता है, और वही बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच में एक तरह से डिस्टेंस बताता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे कम। वही इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन होता है, सॉरी, बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन होता है कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होने का मतलब होता है ये एक ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि लैटिस एनर्जी की मदद से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है इन दोनों के बीच में। हेडिंग डालें, मतलब सब हेडिंग डालें, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर।
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, उसको जरा एक के करके लिखते हैं। पहला, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम जो है वह बड़ी आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत कम एनर्जी देने से ही इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल जाता है। वही रीजन बीइंग कि वो खुद ही चाहता था कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके क्या बनना चाहता था? स्टेबल बनना चाहता था। सेकेंड पॉइंट, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल एटम। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल एटम। तो नॉन मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, वो बड़ी आसानी से यहां एक्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज जो आपका एनायन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो वो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। एंथैल्पी वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और मैंने कहा था कि जो भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करे वो क्या हो जाता है? स्टेबल सिस्टम होता है। वो ग्राफ याद रखिएगा स्टेबिलिटी का। पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम, वहां पे वो सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ इक्वल या इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर। तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, कैटायंस के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और यही दोनों फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, हाई लैटिस एंथैल्पी। हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी। What do you mean by lattice enthalpy? जब कभी भी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सेट हो जाता है जहां पे वो स्टेबल है, तो उस अरेंजमेंट को पहुंचने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ऑब्वियसली हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई एक बड़ा सा स्थान पाने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर जब आप वो मेहनत कर लेते हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, आप एनर्जी जब पूरा खर्चा कर लिए, तब जाके आप एक स्टेबल पोजीशन में पहुंचते हैं, और उस पोजीशन को पहुंचने के बाद आप काफी ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये जो लैटिस एंथैल्पी है, जब कभी भी कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा तो बनने के बाद जो वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो क्या हो जाता है? इतना स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है कि उसकी वजह से एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा, और जिसकी सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगी वो जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी का आप पहले डेफिनेशन लिखें। आपने पॉइंट लिखा होगा हाई लैटिस एंथैल्पी, राइट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when free ion join together, free ions join together to form 1 mole of crystal, 1 mole of crystal is called lattice enthalpy, is called lattice enthalpy. 1 mole of crystal is called lattice enthalpy. मेरे ख्याल से ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, ये सारा कुछ समझा दिया ना। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है मैं उसको बताता हूं आपको, कि जब कभी भी कोई एक आयनिक सिस्टम पैदा होती है, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में सॉलिड स्टेट नामक चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आयंस जब आपस में एक दूसरे के साथ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाते हैं, तो इस तरह का एक लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ईच यूनिट जो मैं बना रहा हूं उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इंतजार मत करिए, साथ साथ बनाते चलिए ताकि कुछ समय बच पाए हमारा। ये इस प्रकार से कुछ लैटिस पॉइंट्स हैं, और ये जो
अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस क्रिस्टल। ये लैटिस क्रिस्टल का फॉर्मेशन है जिसके अंदर कुछ और भी इलेक्ट्रॉन्स या क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं। बहुत डिटेल में इनके बारे में जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होंगे तब बताएंगे कि किस प्रकार से जो सिस्टम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस सिस्टम को किस प्रकार से कैसे क्या निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई सिस्टम है जहां पर कैटायन और एनायन अपने आप को इस प्रकार से क्या करता है, अरेंज कर लेता है, तो जो स्ट्रक्चर है वो बड़े वाले सेल्स दैट इज एनायंस से बनता है, और ये जो है इसको आप क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। तो एनायन और कैटायन जब इस प्रकार से बन के एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है तो एक स्टेबल सिस्टम है, और स्टेबल सिस्टम जब कभी भी बनेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर जाती है, एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर जाती है और सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन ऑर्डर टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। लिख लीजिएगा उसके नीचे, सॉलिड्स जब कभी भी फॉर्म होते हैं तो इस प्रकार से एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसके अंदर कैटायंस और एनायंस अपने आप को इस तरह से पोजीशन करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स in order to form a crystal lattice, in order to form a crystal lattice. Done. Next लिखें, the value of lattice enthalpy depends upon the following factor. The value of lattice enthalpy, ये जो lattice enthalpy है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? The value of lattice enthalpy depends upon the following factors. Point number 1, charge on the ion. Charge on the ion. 3 एग्जाम्पल लिखूंगा अभी मैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Na प्लस Cl माइनस पहला, दूसरा Mg2 प्लस Cl माइनस तीसरा, Al3 प्लस Cl माइनस। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए किस सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जब वो आयनिक कंपाउंड बना रहा होगा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, चौथा Ca2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? तो कहता है कि जिसकी चार्ज ऑन दी आयन ज्यादा है उसका जो लैटिस एंथैल्पी है वो भी क्या होता है, ज्यादा। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा मतलब लैटिस फॉर्म होने के दरमियान एनर्जी रिलीज क्या है, ज्यादा है। और अगर लैटिस बनने के टाइम पे एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो वो सिस्टम क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यानी चार्ज किसका ज्यादा है? तो मैं कहूं सबसे ज्यादा चार्ज अगर कहीं दिख रहा है तो मुझे कहां दिख रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में, फिर इस कॉन्फ़िगरेशन में, फिर इसमें और फिर इसमें। मैं कह सकता हूं 4 इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस प्रकार का सिस्टम कि यहां पे भी सम ऑफ चार्ज 4 है, यहां पे भी सम ऑफ चार्ज 4 है, पर यहां पर 3 है, यहां पर 2, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं एक को कांस्टेंट भी कर देता तो भी मैं कह सकता था ये सबसे ज्यादा, ये सबसे फिर कम और ये सबसे कम। इस प्रकार से जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होती है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो एक दूसरे को खींचेगा उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा क्रिस्टल फॉर्म होगा, और जितना अच्छा क्रिस्टल फॉर्म होगा उतना ज्यादा एनर्जी उससे रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात आपको एक स्टेप बाय स्टेप मेथड में समझ में आना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल उसके नीचे आप लिखें, चार्ज ऑन द आयन increases which increases the lattice enthalpy, which increases the lattice enthalpy as higher the charge on the ion, as higher the charge on the ion, higher is the force of attraction, higher is the force of attraction, and hence larger is the amount of energy released, and hence larger is the amount of energy released.
larger is the amount of energy released. इसमें bivalent, this is called as bivalent, this is called as bivalent molecule, bivalent molecule. और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी इसकी होगी, क्योंकि जब ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि इससे जो फॉर्म होने वाला स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो सके। और वो स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो एक काफी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस बनेगा। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस तब बनता है जब वो लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा रिलीज होती है, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो वो क्या होगा, एक स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, हायर द साइज ऑफ द आयन, हायर इज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, हायर द साइज ऑफ द आयन, हायर इज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एंड lesser will be the force of attraction, lesser will be the force of attraction. Higher the size of the ion, higher the intermolecular distance and lesser will be the force of attraction. ध्यान से देखिए, NaCl और NaBr, ये दो एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। एक अगर मैं ये Na बोल रहा हूं, एक अगर मैं ये Na बोल रहा हूं, तो Na का जो क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग है इसको जरा ध्यान से देखिए, और सेकेंड Na का Br के साथ जो ओवरलैपिंग है उसको जरा ध्यान से देखिए। जब आप ये कहते हैं कि साइज ऑफ द आयंस बढ़ता जाता है, यानी साइज जो है आयन का इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज कर जाएगा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज किया तो सिस्टम जो स्टेबिलिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर मैं इन दोनों में बोलूं कि ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग कहां हो रहा होगा, तो इस वाले की बॉन्डिंग बेटर हो रही होगी इस वाले से, बिकॉज यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी नेगेटिव, तो दोनों मोनोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इधर भी सोडियम Br, सोडियम Cl, दोनों मोनोवेलेंट है। जब अलग अलग हैं तब तो पहला पॉइंट वैलिड हुआ। अगर दोनों में चार्जेस सेम है तो फिर सेकंड जो क्राइटेरिया है दैट इज व्हाट, दैट इज साइज। तो साइज के बेसिस में देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहां पे ज्यादा होगा। जब साइज कंपेरेबल होते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होता है, और साइज जब बड़ा छोटा होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, जिसकी वजह से यहां पर जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा। और अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिलीज कम होगी तो स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये तब वैलिड है जब आप किसी एक आयन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, LiF एंड LiI, इनके अंदर ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या मैं बोलूं ज्यादा अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन होगा, LiF और LiI। LiI obviously because lithium is also the same group element and fluorine is also the same group element, whereas lithium और आयोडीन में तो खैर कोई निस्ता नाता ही नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर आयनिक कंपाउंड देन दिस। तो इस प्रकार से डायग्राम बना के आप अपनी कॉपी में समझा सकते हैं, क्योंकि कल को जब आप अकेले पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। नोट डालकर लिखें, इफ द लैटिस एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, if the lattice enthalpy and the electron gain enthalpy is greater than the ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Amount of energy required to move out an electron from. Ionization enthalpy मतलब आयन बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। आप अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जो एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है,
तो वही ना स्टेबिलिटी है। अब दोनों के बीच में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। किसके इसके बीच में? दो कॉन्टेक्स्ट है, एक लैटिस एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफ द अमाउंट ऑफ लैटिस एंथैल्पी इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैं बोलूंगा कि वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर मैं देख रहा हूं कि नहीं, लैटिस एंथैल्पी कम है, लैटिस एंथैल्पी कम है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा है, तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। दो ही फैक्टर है ना, कुल मिला के 3 टर्म मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। जब कभी भी कोई एक मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अगर इन दोनों की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आप किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और आप किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इस दोनों ही केस में यू रिक्वायर सम एनर्जी। अगर जो इनको इस प्रक्रिया को करने में सपोज 10 जूल एनर्जी लग गया और आपको जब इन दोनों को मिलने से एक लैटिस बना, यानी क्रिस्टल लैटिस बना, तो वहां से जो एनर्जी मिली वो 15 जूल मिली। तो आप 10 जूल खर्चा किए और आप घट कितने से गए? 15 जूल से। तो आप 5 जूल ज्यादा घट गए। 5 जूल ज्यादा घटे मतलब आपकी एनर्जी कम हो गई। आपकी एनर्जी कम हुई मतलब आप स्टेबल हो गए। सेकेंड केस, इन दोनों को मिला के टोटल हो रहा था 15 और आप मात्र रिलीज कर पाए लैटिस बन के 10, तो आप पहले से अभी ज्यादा एनर्जी में पहुंच गए। रिलीज हो रहा था 15 और यहां से रिलीज हुआ 10, तो आप तो भी पहले ही ठीक थे, इधर आके आप अनस्टेबल हो गए। तो आप लैटिस बनाएंगे? आप लैटिस नहीं बनाएंगे। और आप अगर लैटिस नहीं बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप आयन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है और आप आयनिक बॉन्ड में नहीं जाएंगे। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई में जो जीतता है वही आयनिक कंपाउंड बनाता है। यही बात मैं लिखवाना चाह रहा हूं। लिखिए, इफ लैटिस एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ionization enthalpy, the net effect will be release of energy. The net effect will be the release of energy and hence results in the formation of ionic bond and hence results in the formation of ionic bond. अल्टीमेटली सिस्टम का एनर्जी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। अगर सिस्टम का एनर्जी घट गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर सिस्टम का एनर्जी नहीं घटा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और 3 ही एनर्जी इन्वॉल्व है, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफ लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, द नेट इफेक्ट विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी एंड हेंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। कुल मिलाकर 6 प्रॉपर्टीज आपको जाननी चाहिए आयनिक बॉन्ड के अंदर। क्या क्या है देखिए, द कंपाउंड इन विच, लिखना स्टार्ट करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड इन विच ionic bonds are present is known as ionic compound। जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? These properties of ionic compounds are, फुल स्टॉप देके लिखिए, the properties of ionic compounds are, पहला फिजिकल स्टेट, first is physical state, second is melting and boiling point, second is melting and boiling point, third is solubility, fourth is electrical conductivity। पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा सॉल्युबिलिटी, चौथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पांचवा आयनिक रिएक्शन, छठा नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। पांचवा आयनिक रिएक्शन, छठा नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये कुल 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं किसकी?
आयनिक कंपाउंड की, जो एक एक करके आपको जानना चाहिए। अब देखिए, मैं धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करता जाता हूं, आप समझते चले जाइएगा। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने बताया कि कैटायन और एनायन मिलकर क्या बना रहे हैं? लैटिस क्रिस्टल बना रहे हैं। लैटिस क्रिस्टल बना रहे हैं, इसका मतलब है ज्यादातर केस में जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा वो सॉलिड स्ट्रक्चर में होगा। और इसी से बेसिस पर एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर पूरे क्रिस्टल के, लैटिस क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 13 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर बताए और उसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है, तो पूरा चैप्टर ही वही है। तो फिजिकल स्टेट जनरली ऐसा देखा गया है कि इसका क्या रहता है? सॉलिड ही रहता है। सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली इसको तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर आपको एनर्जी ज्यादा लग रही है तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको हीट ज्यादा देना होगा। हीट ज्यादा देने का मतलब होता है आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये एक कॉमन सेंस है कि किसी का अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा मींस बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इज मोर। अगर ज्यादा बॉन्ड वाला एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड है, तो उसको आप ज्यादा एनर्जी देकर ही तोड़ पाएंगे। एनर्जी ज्यादा देंगे मतलब हीट ज्यादा दिया, हीट बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड इज सॉल्युबिलिटी। मैंने उससे भी पहले आपको बताया हुआ है कि लाइक कंपाउंड के साथ बड़ी आसानी से क्या कर जाता है? सोल्यूबल हो जाता है। वेयर एज जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर के साथ क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है, जहां पर सोडियम वाटर उसको चारों तरफ से घेर रहा है। वो एक डायग्राम याद है आपको? सॉल्युबिलिटी जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ाया होगा वहां पे ही मैंने बताया होगा, या फिर तो उस टाइम पे वो जो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप उसमें बताया था। देन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सारे पॉइंट मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा, आज सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, अगली क्लास में इसको पूरा पॉइंट वाइज लिखवाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, चूंकि आयंस प्रेजेंट हैं, आयन प्रेजेंट होने की वजह से यहां पे कंडक्टिविटी हो सकती है। एंड देन इज नॉन डायरेक्शनल नेचर। व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल नेचर? जिस प्रकार से आप कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। अभी लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था पी ऑर्बिटल का शेप। जब पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो इस प्रकार से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अभी आपने पढ़ा नहीं है ये कब पढ़ेंगे? वैलेंस बैंड थ्योरी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वीबीटी करके कॉन्सेप्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बताएंगे। तो ये जब एक दिशा में इस दशा से ओवरलैप कर रहा है तो ये डायरेक्शनल है, ये भी एक्स एक्सिस में था, ये भी एक्स एक्सिस में था, तो क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। तो इसमें डायरेक्शनल नेचर होता है किसके अंदर? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। लेकिन आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। और जब कभी भी आप आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं या आयनिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? NaNO3 प्लस AgCl कंपाउंड बनेगा। तो ये कब? ये प्लस माइनस एक्सचेंज ऑफ आयन हो पाया। क्यों एक्सचेंज ऑफ आयन हो पाया? क्योंकि सारे के सारे क्या थे? आयंस आयनिक फॉर्म में थे, और जब कभी भी आयनिक फॉर्म में होते तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज ऑफ आयन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर आयनिक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने एंड टू एंड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगली क्लास में पांचों जो 6 पॉइंट, कितना पॉइंट पढ़ाया? 5 या 6 पॉइंट पढ़ाया है, इसको मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर दूं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगली क्लास में लिखवा दूंगा, और अगली ही क्लास में कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड ये तीनों मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो अगली क्लास में टाइप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड खत्म हो जाएगा, उसके अगली क्लास में वीक बॉन्ड खत्म करेंगे, एंड देन वो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का प्रक्रिया है वो मैं आपको सिखा दूंगा। इससे पहला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आता है दैट इज फेजान्स रूल।
फेजेंस रूल पढ़ना है, वीबीटी पढ़नी है। वीबीटी के अंदर दो थ्योरी, ओवरलैपिंग थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, वो खत्म हुआ। उसके बाद वीएसईपीआर थ्योरी एंड फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मुझे जैसा लग रहा है कि 12-13 लेक्चर के आसपास में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।